स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। चलेंगे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड के काशीपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सामने काले झंडे दिखाए। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 22 सितंबर को लक्सर आ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा जत्था, महापंचायत की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों किसानों के बड़े आंदोलन के कारण 4 राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इसकी अपडेट तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कैप्टन अमरिंदर पर बरसे राकेश टिकैत 2 टूक जवाब देते हुए जमकर लगाई है फटकार। इसी के साथ में आपको बताएंगे टिकैत ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए कौन सा चाचा बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हिमाचल के अंदर किसानों को सेब के दाम अडानी ग्रुप की तरफ से नहीं दिए जा रहे, जिसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जारी देश के आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी किसान समर्थन का किया है ऐलान। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे हरियाणा में कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक एक करके सारी बड़ी अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर अपने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास पर चुनाव लड़ेगी तो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताते चले उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी के मंत्री का किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों मंत्री जी अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे और इसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने भी काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और मंत्री जी की गाड़ी को घेरते हुए काले झंडे दिखाए गए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर से ये जानकारी सामने आ रही थी। इसी के साथ में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हरियाणा के अंदर अपने अधिकारी को हटाने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आखिरकार किसानों के दबाव बनाने के बाद अधिकारी को छुट्टी पर भेजा गया और जैसा कि आप जानते हैं कि अब उसकी जांच की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी स्वीकारा है कि करनाल के अंदर किसानों पर हुआ लाठीचार्ज बहुत गलत हुआ है। ऐसे में जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं और किसानों पर हुए लाठीचार्ज को भी बेशर्मी के साथ सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों के लिए ये खबर है, जहां पर बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष भी मानते हैं कि किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज गलत किया गया था। इस बीच दोस्तों 22 सितंबर को लक्सर में जाने वाला है किसान संयुक्त मोर्चा, महापंचायत करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों ने अपने मिशन यूपी को जहां पर एक और पूरी तरह से शुरू कर दिया है, वहीं पर दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 22 सितंबर को लक्सर में महापंचायत आयोजित की जाएगी। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इसमें शिरकत करेंगे। 5 सितंबर के महापंचायत की तैयारियां पूरी हो चुकी है और तैयारियों के लिए बैठकें लगातार जारी रही। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग। 4 राज्य सरकारों को नोटिस थमाते हुए जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक शिकायत मिल रही है कि किसान आंदोलन की वजह से 9000 से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाया इसलिए गया था ताकि वो पूरी देश के अंदर देखे कि कहां पर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसानों के आंदोलन में तकरीबन 1000 के आसपास लोगों की मौत हो गई है। बावजूद इसके सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है और दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले पर किसी सरकार को नोटिस या सवाल नहीं पूछता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसी संस्थानें जो सरकार के अंदर काम करती है और सरकार का ही धुन पर नाचती दिखाई देती है। इस पर आप लोगों की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर राकेश टिकैत ने 2 टूक करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर आंदोलन से कोई दिक्कत है तो पंजाब के जत्थाबंदियों से बात करे मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के आंदोलन को लेकर बयान देते हुए उन्हें हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर आंदोलन करने के लिए कहा था, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसी पर कोई भी अत्याचार हो उसके खिलाफ विपक्ष को आंदोलन का हिस्सा रहना चाहिए। बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो आंदोलन के साथ खड़ा हुआ करती थी। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य में किसान आंदोलन से कोई दिक्कत है तो पंजाब के जत्थाबंदियों से बात करे। टिकैत ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब साफ हो गया है कि कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस आंदोलन चला रही है। कैप्टन के बयान से अब ये साफ हो चुका है और ऐसे में किसानों के आंदोलन को खत्म करने की सुपारी पर काम कर रहे गोदी मीडिया को भी इस बयान के बाद समझ में नहीं आ रहा कि अब बोले तो बोले क्या। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चचा जान आ गए हैं, अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी ने विकास से अपना एजेंडा दूसरी ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदा कौन सा एजेंडा पहुंचाता है और इसी के तहत असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में है। असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था कि ओवैसी जी आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, एक बड़े नेता हैं, इन सारे बयान से साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी भी जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी जितना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जितना ज्यादा बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान के खिलाफ दूसरा भड़काऊ बयान देंगे, उसके बाद मुद्दा पूरी तरह से विकास और किसानों के मुद्दे से ऊपर उठकर बेरोजगारी और देश की समस्या से ऊपर सांप्रदायिकता में बदल जाएगा। और बाद में जानते हैं आप इसमें फिर किसका फायदा होने वाला है और किन किन पार्टियों को नुकसान होगा। राकेश टिकैत की तरफ से इशारों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बात कही गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी पर कई सारे मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह भी एक बात स्पष्ट जरूर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खरीद बहुत कम दाम पर की जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का समर्थन हिमाचल प्रदेश के भी किसानों ने कर दिया है। सेब की खेती से हिमाचल प्रदेश के पहचान को जोड़कर देखा जाता है। अब किसान काफी नाराज है हिमाचल प्रदेश के, जिनको मनमानी तरीके से उनके उत्पादन पर कम दाम दिया जा रहा है। सेब के दाम गिरने से किसान परेशान हो गए हैं और उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर भी जमकर विरोध किया था। इस बीच आपको बता दें कि मार्केट में सेब के दाम अगर आप देखेंगे तो कितने बढ़े हुए हैं, लेकिन किसानों को केवल 24-25 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने विरोध जाहिर किया है। वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें किसान आंदोलन चलाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। इस तरह के कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर में पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 21 महीने से अपने किसान अध्यक्ष के पद को खाली रखा हुआ है। यानी कांग्रेस पार्टी में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था किसानों के लिए, लेकिन उस पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। किसी व्यक्ति को किसान मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी का रवैया कैसा है। दोस्तों इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट आ रही है। मुजफ्फरनगर के एक प्रतिनिधि मंडल ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करते हुए 5 सितंबर को महापंचायत में आए सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसानों के लंगर व ठहरने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान राकेश टिकैत ने पंचायत में मुजफ्फरनगर के समस्त निवासियों के द्वारा अपना योगदान दिए जाने पर खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये मैसेज पूरे देश के अंदर मोहब्बत और भाईचारे का जाएगा। हमारा मुजफ्फरनगर हमेशा से मोहब्बत नगर रहा है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से सभी समाज के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी ने किसानों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसको लेकर टिकैत ने एक बार फिर से सभी संस्थानों को बधाइयां दी है और उनको धन्यवाद भी पेश किया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे थे चुनाव से पहले और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह से अलीगढ़ से एक ताला बेचने वाले मुस्लिम शख्स उनके पिताजी के दोस्त हुआ करते थे। यानी प्रधानमंत्री एक बार फिर से यूपी चुनाव से पहले तरह तरह की कहानियां सुनाने लगे हैं, जबकि सवाल उनके सामने एक है कि बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में कब मौत का सिलसिला रुकेगा, कब तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे ताकि किसान एक बार फिर से अपने घर लौट जाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जिस अलीगढ़ में मौजूद थे वहाँ पर पूरा गन्ने का बेल्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया कि किसानों को कब उनका पूरा पेमेंट मिल जाएगा, कब 12,000 करोड़ का बकाया पूरा किया जाएगा। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कुछ ऐसी बातें कर दी जो साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े किसान और छोटे किसान का एक मुद्दा बनाकर जाना चाहती है। उन्होंने बयान देते हुए कह दिया कि चौधरी चरण सिंह ने छोटे किसानों की बात की थी और हम भी छोटे किसानों की मदद कर रहे हैं। यानी इस बयान, इस शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपी के चुनाव में छोटे किसान और बड़े किसान के दो अलग अलग गुटों को बांटने की तैयारी चल रही है। यानी इस तरह से पहले भी एजेंडा कई राज्यों के अंदर देखा गया था। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जयंत चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2019 में राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे और अब 2 साल के बाद प्रधानमंत्री ने आकर शिलान्यास किया है। यानी तो अभी बनाने की शुरुआत ही की गई है। कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को अब याद आया है पश्चिम उत्तर प्रदेश और वहाँ से जुड़े हुए सारे महान लोग जिनके नाम पर अब यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया जा रहा है। और भी कई सारे ऐलान जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जब 6 महीने से कम का समय बचा है तो ऐसे ऐलान केवल चुनावी स्टंट के तौर पर देखे जा सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो यूपी के अंदर राशन वितरण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो सांप्रदायिक बयान दिया वो दावा झूठा निकला है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विकास के कार्य गिनवाने की बजाय हाल ही में एक विवादित बयान देते हुए दिखाई दिए, जो न कि विवादित था बल्कि सांप्रदायिक टिप्पणी के तौर पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले लोगों को राशन मिलता था। यानी योगी आदित्यनाथ का ये बयान, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है कि वो जो बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन बावजूद इस तरह के बयान देने का साफ मतलब ये है कि दूसरी तरफ से भी बयान सामने आएगा और एक सांप्रदायिक माहौल में चुनाव के दिन शुरू होंगे और अंत होते होते आखिरकार बड़ा फायदा मिल जाएगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बीजेपी के अपने ही सहयोगी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से निशाना साधा गया है। दरअसल दोस्तों जनता दल यूनाइटेड इस पूरे मामले को लेकर भड़क गई। जेडीयू के अध्यक्ष बोले, कहा भारत में ऐसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं
नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह के सांप्रदायिक बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा की संयमता रखनी जरूरी है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि भारत सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यानी जेडीयू की तरफ से बीजेपी नेता को दी गई है हिदायत की वह अपनी भाषा पर संयम रखे। जेडीयू के इस पलटवार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई में पूरी तरह से सन्नाटा है। एक भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। इसी के साथ में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सांप्रदायिक बयान को लेकर बिहार में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पर दोस्तों भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि सिवान में साहिल और सहबान हत्याकांड मामले के मृतकों को न्याय दिलाने की मांग के साथ में भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर रहे थे और इस दौरान उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है और कईयों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नीतीश जी, हमारे कार्यकर्ताओं को एफआईआर का डर दिखाना छोड़ दीजिए, हम नहीं डरते हैं, हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर बीजेपी को 2 झटके लगे हैं। इनेलो के भी एक नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हरियाणा में बीजेपी को 2 झटके, इनेलो को 1 झटका। राज्य के एलानाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल और हिसार से बीजेपी नेता व उद्यमी अशोक गोयल, वहीं पूर्व सांसद तारा सिंह के पुत्र और इनेलो के नेता कंवरजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुमारी सैलजा ने इन तीनों को पार्टी में शामिल कराया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर समाजवादी पार्टी को भी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल दोस्तों बसपा के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा बता रही है कि अब उनके हार के दिन सामने आ गए हैं। मंगलवार को एटा लोकसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर नूर मोहम्मद ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। इसके अलावा पूर्व सांसद यशवीर सिंह और पूर्व विधायक शेख सुलेमान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुशीनगर के बसपा के नेता हरिशंकर राजभर और राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया था कि इस बार उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनका नाम माफिया या बाहुबली की सूची में आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामले वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि चुनाव आते आते बसपा की तरफ से टिकट दे दिया जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े दावे पहले भी किए जा चुके हैं। हालांकि इन दावों की कितनी सच्चाई है आप लोग जानते ही हैं। और एक और अपडेट की माने तो योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में राज्य के विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े दावे के बीच फिरोजाबाद के अंदर एक ऐसी खबर सामने आई है जो सरकार के जनता को बेसिक सुविधा देने की सभी दावों की असलियत का पोल खोल देती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंदर एक सरकारी अस्पताल के बाहर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निकिता कुशवाहा नाम की एक लड़की आगरा के कमिश्नर की गाड़ी के सामने लेट जाती है और अधिकारी से डेंगू से जूझ रही अपनी 11 वर्षीय बहन वैष्णवी कुशवाहा को बचाने की गुहार लगाती है। हालांकि उसकी बहन की अपील अंततः व्यर्थ हो जाती है और इस अपील के कुछ घंटे के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। निकिता का आरोप है कि उसकी बहन को उचित इलाज नहीं मिलने के बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित तो किया गया है, लेकिन अब केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जहां पर एक और प्रदेश भर के अंदर अब्बा जान करवा रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के राज्य में तड़प कर बच्चे मर रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर सामने आई है जहां पर देश में कोरोना महामारी के बाद कई राज्यों के अंदर डेंगू और वायरल फीवर के कई मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम भी सबसे ऊपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर डेंगू और वायरल फीवर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप पर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इंडिया टुडे के टीवी शो के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सवाल सबके सामने है और सभी को पता चल गया है। क्योंकि हाथरस की पीड़िता ने अगर अपने पिता को अब्बा जान कहकर बुलाया होता तो योगी आदित्यनाथ उसकी जान बचा लेते क्या, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। दरअसल दोस्तों बेकार की बयानबाजी करके राज्य का माहौल खराब करने को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर डेंगू जैसे गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो रूपाणी के इस्तीफे के बाद बोले गडकरी, कहा यहाँ सब परेशान है, कोई कब सीएम पद से हटा दिया जाएगा कुछ पता नहीं है। और इसी के साथ में मीरा कुमार को बिहार में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, इसकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। वहीं पर आपको बता दें कि एलजेपी के सांसद प्रिंस राज पर रेप का केस दर्ज हुआ है। भाई चिराग भी आए लपेटे में, सबूत छिपाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई थी और उनको ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से नाराज कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही है वो ये बताती हैं कि राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर लगातार बात कर रहे हैं और कन्हैया कुमार ने भी उनसे मुलाकात की है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। उनकी तरफ से किया जा रहा खंडन अभी की स्थिति में ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं देता। केवल कन्हैया कुमार चाहते हैं कि ज्यादा बहस न हो, इसीलिए इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसी कोई उनका विचार नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मुलाकात
बात तो हो रही है, ये बात लगभग सभी मीडिया में है। और एक और अपडेट की माने तो विजय रूपाणी के इस्तीफे पर शिवसेना ने ली चुटकी, कहा फट गया गुजरात मॉडल का गुब्बारा। जिस विकास के गुब्बारे को दिखाकर नरेंद्र मोदी 2014 से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही अपने मुख्यमंत्री को हटाया उसके बाद से अब शिवसेना ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या गुजरात मॉडल का जो गुब्बारा फुलाया गया था क्या वो फट चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आपने हटा दिया, इसका मतलब मुख्यमंत्री ने कोई काम किया नहीं। और अगर मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया तो यही गुजरात का मॉडल है आपका, जिस पर भाजपाइयों की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो तकरीबन 22 साल से ज्यादा समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के अंदर बीजेपी सरकार उनको अपने विधानसभा में जाने की इजाजत नहीं दे रही है, उन्हें रोका जा रहा है जबरन। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मणिक सरकार ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कई बार राज्य और उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से उनको रोक रही है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सचिव सीताराम येचुरी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में बीजेपी द्वारा वामपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाए जाने के बाद आई है। दरअसल दोस्तों 1998 से लेकर 2018 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसी बीच एक और अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। चुनावी मौसम और चुनावी चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और केरल से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता केपी अनिल कुमार, जिन्होंने पार्टी के साथ 43 वर्ष तक काम किया, मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। कुमार कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव थे और 4 राज्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ महासचिव के तौर पर काम कर रहे थे। ये मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 साल की उम्र से कोझिकोड के स्वतंत्रता सेनानी अपने दादा का हाथ पकड़कर कांग्रेस पार्टी में एंट्री ली थी और पार्टी का प्रचार किया था, लेकिन अब पार्टी छोड़नी पड़ेगी। 2002 से लेकर 2007 के बीच में वह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। केवल कांग्रेस की विचारधारा को जानता था, लेकिन कड़ी मेहनत करता हुआ पार्टी में आगे भी बढ़ा, लेकिन अब उनका पार्टी से भी मोह भंग हो गया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने और विचार करने का मौका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से 43 सालों से जुड़े हुए व्यक्ति अगर छोड़कर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वैचारिक स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है और इसीलिए इतने वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने में बिल्कुल 2 बार सोच भी नहीं रहे। और एक और अपडेट की माने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम एक बार फिर से पहुंचे दिल्ली। लगातार दूसरी बार उनको दिल्ली तलब किया गया है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्योंकि जिस तरह से गुजरात में अचानक से मुख्यमंत्री बदला गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, क्योंकि 2 बार उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगाए हैं और जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली के चक्कर लगाता है उसके बाद उसका जाना तो लगभग ही तय हो जाता है। और ऐसे में देखते हैं कि मोदी अमित शाह की तरफ से क्या जयराम रमेश को भी हटाया जाएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। नागालैंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ये मांग की है। वहीं पर क्वाड सम्मेलन में शामिल होने जा रहे भारत पर चीन भड़का, कहा गुटबाजी से काम नहीं होगा। राष्ट्रपति बाइडेन वॉशिंगटन में 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी होंगे। उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना की तरफ से भारत को चेतावनी दी जा रही है। वहीं पर मोदी का जन्मदिन मनाने वालों को किसानों ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि 27 सितंबर को भारत बंद है और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पहले ही बेरोजगार युवकों ने ऐलान कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाएंगे और अब किसानों ने भी उन सभी लोगों को चेतावनी दे दी है जो ज्यादा सेलिब्रेशन करने की तैयारी में होंगे। और एक और अपडेट की माने तो असली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यूपी चुनाव में कूदी आम आदमी पार्टी। अयोध्या में रैली की गई है तिरंगा लहराते हुए। भाजपा सरकार को दी गई है चेतावनी। इसी के साथ में यूपी में चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला सकती है बसपा। मायावती के करीबी ने इसका खंडन जरूर कर दिया है, लेकिन कई सारे नेता इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा हो सकता है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी का निशाना, कहा वो योगी कैसे हो सकता है जो नफरत की बात करे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।